दोस्तों जय हिंद। यूपी ट्रिपल एससी आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग रसशास्त्र एवं भैषज कल्पना में महारस से संबंधित जो एमसीक्यूज़ हैं, जो प्रश्न हैं, उनके प्रश्न और उत्तरों को सॉल्व करेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक इसको देखें, आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन इसमें आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा और फिर उत्तर बताइएगा। रसशास्त्र में महारस शब्द का क्या अर्थ है? रसशास्त्र में महारस शब्द का क्या अर्थ है? इसमें पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए केवल वनस्पति औषधियाँ, दूसरा वे श्रेष्ठ खनिज द्रव्य जो पारद के संस्कार एवं रस औषधीय निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यह ऑप्शन बी है आपका। सी ऑप्शन केवल विषैले द्रव्य और ऑप्शन डी में केवल धातुएं, ऑप्शन ई में इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका जो है क्या कहते हैं, मार्क कीजिए, कमेंट करिए। अच्छा, अब देखते हैं, हम लोग इसका उत्तर देखने का प्रयास करते हैं, निकालने का प्रयास करते हैं। रस शास्त्र में महारस शब्द का अर्थ, तो केवल वनस्पति औषधियाँ, ये तो गलत है। दूसरे पर हम आते हैं, वह श्रेष्ठ खनिज द्रव्य जो पारद के संस्कार एवं रस औषध निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, ये सही है आपका ऑप्शन। केवल विषैले द्रव्य, ये भी गलत है आपका। केवल धातुएं, ये भी गलत है आपका। इनमें से कोई नहीं, ये हो ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब जो है ऑप्शन बी आप लोगों का सही है। लेकिन इसको एक बार और समझिएगा आप लोग, चूँकि हमने जब इस चैप्टर को आप लोगों को पढ़ाया था तो हमने बताया था कि महारस में क्या कहते हैं, महारस जो है रसशास्त्र में वर्णित श्रेष्ठ खनिज द्रव्यों का समूह है। क्या बताए थे? महारस जो होते हैं, जो भी महारस हैं, वो क्या है? वो श्रेष्ठ क्या है? वो श्रेष्ठ जो हैं वो खनिज द्रव्यों का, किसके? खनिज द्रव्यों का समूह है। क्या है? खनिज द्रव्यों का समूह है। इस बात को आप लोग यहाँ पर फिर से एक बात जान लीजिए और इसको गांठ बांध लीजिए आप लोग, जिनका उपयोग मुख्य रूप से किसके साथ किया जाता है? पारद। किसके साथ? पारद के शोधन, किसका? पारद के शोधन, बंधन, मारण। पारद के बाद जो है आप लोग शोधन के बाद जो है मारण जान लीजिएगा। क्या है? मारण। क्या है? मारण। उसके बाद इसका बंधन, फिर उसके बाद इसका जारण, जैसे संस्कारों को किया जाता है। तो ये जो संस्कार किए जाते हैं, इसलिए जो है ये आपका ऑप्शन बी, वे श्रेष्ठ खनिज द्रव्य जो पारद के संस्कार एवं रसौषध निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, वो आपके इसके रसशास्त्र में महारस शब्द का क्या अर्थ है, ये इससे एकदम टैली करता है। इसलिए ऑप्शन जो बी है ये आप लोगों का सही है, इसलिए इस पर निशान लगाइएगा आप लोग। अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, देखते हैं पारंपरिक रस ग्रंथों के अनुसार महारसों की संख्या कितनी मानी गई है? 5, 6, 7, 8, इनमें से कोई नहीं। अभी हमने आप लोगों को क्या कहते हैं जो बताया कि महारस कितने हैं, महारस कितने हैं, इतने लगातार चैप्टर पढ़ा रहे हैं और आप लोगों को बता रहे हैं 5 हो ही नहीं सकता, 6 है नहीं, 7 है नहीं, 8 आपका सही है। देखिएगा, चूँकि जो भी आपको प्रमाणिक पुस्तकें मिलेंगी, ठीक ना, प्रमाणिक रस ग्रंथों में महारस की संख्या हमेशा 8 है। जितने भी जो भी प्रमाणिक रस ग्रंथ आपको मिलेंगे, वो सब में रस ग्रंथों में जो है 8 बताया गया है। इनकी संख्या कितनी बताई गई है? 8 बताई गई है। कौन कौन सी? जिसमें आपका अभ्रक, आपका वैक्रांत, क्या है? अभ्रक है, वैक्रांत है, माक्षिक है, ठीक है, क्या है? माक्षिक है, विमल है, क्या है? विमल है, शिलाजीत है, ठीक है, शिलाजीत है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, फिर से अगर कोई समस्या होगी तो सस्यक है, और क्या कहते हैं, चपल है,
फिर उसके बाद जो है रसक है। ये 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमेशा इस बात को कंठस्थ कर लीजिएगा कि जो आपका प्रश्न है पारंपरिक रस ग्रंथों के अनुसार महारसों की संख्या कितनी मानी गई है, वो हमेशा 8 ही रहेगा। तो ऑप्शन डी आप लोगों का क्या है, सही है। एक बार पुनः आप लोगों को बताना चाहते हैं कि UPSSC आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की ये जो वैकेंसी चल रही है, इसमें हम आप लोगों के लिए वीडियो क्लासेज 10,000 प्लस MCQs PDF क्लास PDF डेली क्विज, और इसके साथ साथ हम आप लोगों को जितने भी प्रकार के सपोर्टिंग मटेरियल्स हो सकते हैं वो सब उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप क्या कहते हैं, मात्र ₹999 दे करके हमारे साथ सीधा जुड़ सकते हैं और इन सारी चीज़ों का लाभ ले सकते हैं, या 9026 92 73 15 पर कॉल करके विस्तृत जानकारी ले सकते हैं एज इट इज़। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य महारस वर्ग में सम्मिलित है? ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य महारस वर्ग में सम्मिलित है। तो अब इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कि हमने 2 बताए थे, महारस वर्ग है, उपरस वर्ग है। तो कौन सा द्रव्य महारस वर्ग में सम्मिलित है, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ने की कोशिश करिएगा। पहला दिया हुआ है आपका गंधक, पहला आपका गंधक है, दूसरा गैरिक है, तीसरा अभ्रक है, चौथा फिटकरी है और पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो चूंकि अभी हमने आप लोगों को जो प्रश्न, ये जो आप लोगों के सामने प्रश्न रखा कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य जो है वो महारस वर्ग में शामिल है, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य महारस वर्ग में शामिल है, पहला गंधक, दूसरा गैरिक, तीसरा अभ्रक, चौथा फिटकरी और पांचवा इनमें से कोई नहीं। अब अगर हम इसका उत्तर ढूंढने के लिए जाएंगे तो एक बार हमको पुनः कहाँ जाना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा महारस की संख्या। तो महारस की जो संख्या थी, महारस की संख्या हमने कितना बताया, 8, और उसका जो हमने आप लोगों को अभी जो वो बताया था, क्या कहते हैं, सूत्र उसका बताया था, सूत्र क्या, उसका जो श्लोक बताया था, उसमें सबसे पहले आप लोग देखिएगा क्या दिखाई पड़ता है, वहाँ पर सबसे पहले वहाँ पर अभ्रक ही दिखाई पड़ता, पहले नंबर पर अभ्रक, अभ्रक कम लिखा हुआ है, अभ्रक सबसे पहले नंबर पर। तो यहाँ पर आप लोग जानिए कि गंधक आपका गलत है, गंधक आपका गलत है, फिर उसके बाद गैरिक आपका गलत है, फिर क्या कहते हैं अभ्रक आपका सही है, फिटकरी आपका गलत है, और इनमें से कोई नहीं पर हम जाएंगे ही नहीं क्योंकि ये हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर क्या है, अभ्रक आपका सही उत्तर है। महारसों की संख्या 8 है और पहले नंबर पर वहाँ पर क्या है, वहाँ पर अभ्रक ही आता है। तो जैसे जब आप उसको पढ़ना शुरू करेंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे कि अभ्रक जो है ये महारस वर्ग का सबसे प्रसिद्ध और क्या कहते हैं सर्वाधिक उपयोगी द्रव्य है। इसके शोधन एवं मारण करके अभ्रक भस्म बनाई जाती है। इससे क्या बनाते हैं, अभ्रक भस्म बनाते हैं, और इसका उपयोग जो है आयुर्वेद में ये रसायन बनाता है। क्या बनाता है, रसायन बनाता है, ये बल्य बनाएगा, ये तमाम जीर्ण रोगों में काम करता है, जीर्ण रोगों में काम करता है, ठीक ना। और ये जो आपका यहाँ पर गंधक दिख रहा, गैरिक दिख रहा और फिटकरी जो दिख रही है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब उपरस के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, उपरस के अंतर्गत आते हैं। संभवतः आप लोग इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब इसके बाद आते हैं अगले नंबर पर, निम्नलिखित में से किस महारस को आयुर्वेद में श्रेष्ठ रसायन माना गया है। किस रसायन को, निम्नलिखित में से किस रसायन को आयुर्वेद में श्रेष्ठ रसायन माना गया है। पहला रसक दिया है, दूसरा शिलाजतु दिया है, तीसरा सस्यक दिया है, चौथा चपल दिया है और पांचवा जो दिया हुआ है वो इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसको 1 मिनट, आप लोग 30 सेकंड का समय देते हैं, लगाइए निशान, कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से किस महारस को आयुर्वेद में श्रेष्ठ रसायन माना गया है। देखिए आप लोगों को यहाँ पर ये जो ऑप्शन A, B, C, D और E दिए हुए हैं, A पर रसक है, B पर शिलाजतु है, C पर सस्यक है और D पर चपल है और इसमें कोई नहीं है। तो आप लोगों को हम ज्ञान के लिए बता दें, एक बार जानकारी के लिए बता दें कि आपका ये रसक गलत है, शिलाजत सही है, सस्यक गलत है, चपल गलत है, इनमें से कोई नहीं, इस पर जाना ही नहीं है। इसलिए कि देखिए ये शिलाजत को हम बोलते हैं क्या, शिलाजीत। क्या बोलते हैं, शिलाजीत। और ये एक ऐसा क्या कहते हैं रसायन है,
ये एक ऐसा महारस है जिसको जो है ये पहाड़ जो हैं, जब उस पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और पहाड़ गर्म हो जाता है, खूब गर्म हो जाता है, तो उसमें कहीं कहीं से क्या निकलते हैं, तारकोल जैसे चिपचिपे पदार्थ निकलते हैं। उस जो पदार्थ को निकाल करके लाया जाता है, वो जो होते हैं गोंद जैसे होते हैं, चिपचिपे होते हैं, काले बिल्कुल तारकोल जैसे दिखाई पड़ते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसको लेकर के आते हैं, उसका शोधन करके जो भी उससे रसायन बनेगा वो बहुत ही बल्य माने वो बल देने वाला और योगवाही होता है। ये शरीर की शक्ति को बढ़ाते हैं, धातुओं के पोषण को बढ़ाते हैं तथा दीर्घकालिक रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। और आप जानते हैं कि जितने भी पौरुष की दवाएं हैं, ठीक है, उसमें शिलाजीत जरूर रहेगा, उसमें शिलाजीत जरूर मिलाया जाएगा। तो बहुत उपयोगी है, बहुत बड़ा धंधा है इसका, ठीक है। वो आधा असली नकली सब उसी में मिला करके बेच देते हैं। तो इसलिए जो है इसमें जो आप लोगों के सामने उत्तर दिखाई दिया है, निम्नलिखित में से किस महारस को आयुर्वेद में श्रेष्ठ रसायन माना गया है, तो आप लोग निशान किस पर लगाएंगे, शिलाजीत पर लगाएंगे। क्या किस पर लगाएंगे, शिलाजीत पर, क्योंकि ये जो है ये महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। अभ्रक का सबसे अगला क्वेश्चन नंबर अगला है, अभ्रक का प्रमुख उपयोग किस औषधि के निर्माण में किया जाता है। अब यहाँ पर इस प्रश्न को आप लोग देखिएगा, अभ्रक का प्रमुख उपयोग किस औषधि के निर्माण में किया जाता है। पहला है अभ्रक भस्म, दूसरा है लौह भस्म, तीसरा है स्वर्ण भस्म, चौथा है नाग भस्म और पांचवा जो है इसमें से कोई नहीं। तो जैसे जब प्रश्न आप लोगों को जो दिखाई पड़ रहा है, अभ्रक का प्रमुख उपयोग किस औषधि के निर्माण में किया जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोग आंख बंद कर लीजिए अपनी और अभ्रक भस्म पर निशान लगा लीजिए। ये आपका सही जाएगा, ये आपका सही जाएगा। क्यों? क्योंकि अभ्रक का शोधन और मारण करके अभ्रक भस्म तैयार किया जाएगा। ये आयुर्वेद की प्रसिद्ध भस्मों में से एक है और इसका उपयोग जो होता है, ये अभ्रक भस्म जो है इसका उपयोग किस में होता है, ये श्वास रोग में, काश रोग में, क्षय रोग में और दुर्बलता किसमें, दुर्बलता दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो जब भी ये प्रश्न आप लोगों के सामने दिखाई पड़ेगा, ये बहुत पूछा जाता है, ये तमाम तरीके से पूछा जाता है। तो इसको आप लोग बिल्कुल एकदम ध्यान रखिएगा कि अगर अभ्रक का प्रमुख उपयोग करके जो औषधि बनाई जा रही है तो उस पर आप लोग लौह भस्म, स्वर्ण भस्म, नाग भस्म इनमें से कोई नहीं, इस पर तो दिमाग ही नहीं लगाना है। जहाँ पहला नंबर दिखे आप लोगों को, जहाँ पर भी दिखे आप लोगों को कि अभ्रक भस्म लिखा हुआ है, तुरंत लगा दीजिए उस पर निशान, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण है, क्या कहते हैं, आयुर्वेद की दृष्टि से। ये श्वास की बीमारी पर काम करता है, काश माने खांसी की बीमारी पर काम करता है, क्षय का मतलब टीबी रोग पर काम करता है, शारीरिक दुर्बलता को दूर करने का कार्य करता है और विभिन्न रसायन चिकित्सा में इसका प्रयोग होता है। इसलिए बिल्कुल डरिएगा नहीं, एकदम दबा के निशान लगा दीजिए आप लोग अभ्रक भस्म पर, आपका एक नंबर सही हो जाएगा। अब उसके बाद निम्नलिखित अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महारस का संबंध जिंक से माना जाता है। अब ये समझिएगा आप लोग प्रश्न, चूँकि जो है यहाँ पर नाम से कहीं ऐसे नहीं जान पाएंगे, जब तक उसके अंदर आप घुस करके नहीं पढ़े होंगे तब तक आप लोगों को कंफ्यूज कर देगा प्रश्न। इसलिए जो है यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप जो भी क्या कहते हैं रस, महारस, उपरस जो पढ़ रहे हैं उसके सब जानिए कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, नहीं तो कंफ्यूज कर देगा और फिर उत्तर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले नंबर पर रसक लिखा हुआ, दूसरे नंबर पर वैक्रांत लिखा हुआ, तीसरे नंबर पर अभ्रक है, चौथे नंबर पर विमल है और पाँचवें नंबर पर इनमें से कोई नहीं। तो अब चूंकि हमको निशान कैसे लगाना है, कैसे जानना है, यहां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस महारस का संबंध जिंक से माना जाता है। तो किसका माना जाता है जिंक से, माने रसक को जिंक का प्रमुख अयस्क माना जाता है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो रसक होता है इसको क्या माना जाता है, ये जिंक का, ठीक ना, जिंक का प्रमुख अयस्क है, जिंक का प्रमुख अयस्क माना जाता है। इसको क्या माना जाता है, जिंक का प्रमुख अयस्क माना जाता है। प्राचीन शब्द में इसी से यसद, पुराने ज़माने में इसको जिंक को यसद के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे, यसद के नाम से जानते थे। बाद में इसका नाम जस्ता पड़ा, बाद में इसका नाम क्या पड़ा, जस्ता पड़ा। तो इसके रसशास्त्र में इसका उपयोग विभिन्न धातु एवं भस्म निर्माण की प्रक्रिया में होता है। इसलिए आप लोग हमेशा अगर इस तरीके का प्रश्न आवे कि निम्नलिखित में से महारस का संबंध किस संबंध जिंक से माना जाता है, किससे माना जाता है, तो आप लोग
ना वैक्रांत पर लगाइएगा, ना भरक पर, ना विमल पर, इनमें से कोई नहीं पर जाना है, क्या कहते हैं, जाना ही नहीं है। आप रसक पर निशान लगाइए। इसमें ये जिंक का प्रमुख अयस्क माना जाता है। इसका प्राचीन नाम यशद है। इसमें जस्ता पाया जाता है। ये महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, इस पर निशान लगाइए आप लोग। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें प्रश्न नंबर है, माक्षिक का प्रमुख घटक किस धातु से संबंधित होता है? ध्यान दीजिएगा, माक्षिक का प्रमुख घटक किस धातु से संबंधित होता है? अब माक्षिक है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, माक्षिक का मतलब हमने क्या बताया था, याद कर लीजिएगा, मधुमक्खी। तो यहाँ पर ताम्र एवं लौह, चांदी, सोना, सीसा, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा इसमें, और इसमें ऑप्शन ढूंढने का प्रयास करिएगा। चूंकि हमने आप लोगों को, लगाइए एक बार निशान, आप लोग कमेंट करें, कमेंट में लिखें कुछ। तो यहाँ पर देखिएगा, माक्षिक में मुख्य रूप से ताम्र और लौह अयस्क पाए जाते हैं। माक्षिक में जो माक्षिक है आपका, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें ताम्र और लौह, ये दोनों अयस्क पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ये दोनों अयस्क पाए जाते हैं। दोनों के अयस्क कह लीजिए, ये दोनों के सल्फाइड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सल्फाइड पाए जाते हैं दोनों के। एक मिनट, अयस्क हटाइए, क्या कहते हैं, दोनों के सल्फाइड पाए जाते हैं। तो ये जो हैं सल्फाइड इसके, इसलिए इसको कॉपर आयरन सल्फाइड, इसलिए इसका नाम क्या है? कॉपर। इसका नाम है कॉपर आयरन सल्फाइड। ठीक है, कॉपर आयरन सल्फाइड के नाम से जाना जाता है इसको। शोधन के बाद इसका औषधीय निर्माण होता है और इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों को जो प्रश्न का उत्तर खोजना है, माक्षिक का प्रमुख घटक किस धातु से संबंधित होता है? तो माक्षिक का प्रमुख घटक ताम्र एवं लौह, चांदी, सोना, सीसा, इनमें से कोई नहीं। तो हमें किस पर निशान लगाना है? ऑप्शन ए पर निशान लगाना है। इसको लॉक कर दीजिए आप लोग। बाकी जो हैं ये सभी गलत हैं, इनका कोई इससे लेना देना नहीं है। तो वैसे भी माक्षिक जब भी आएगा तो ताम्र और लौह, ये दोनों के सल्फाइड होते हैं, ठीक ना, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉपर आयरन सल्फाइड के नाम से जानते हैं। और शोधन करने के बाद इनका क्या किया जाता है? इनका औषधीय प्रयोग किया जाता है। तो इसको जानिए, ये माक्षिक का मतलब, चूंकि ये मक्खी जैसा, मधुमक्खी जैसा पीला, हल्के पीले रंग का दिखाई पड़ता है, ठीक ना, इसलिए इसका नाम माक्षिक रखा गया है। तो इस बात को याद रखिएगा आप लोग। फिर उसके बाद आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन महारसों के बारे में सही है? पहला, ये केवल सजावट के लिए प्रयुक्त होते हैं। इस पर पहला आप लोगों का है कि ये केवल सजावट के लिए प्रयुक्त होते हैं। दूसरा, इनका कोई औषधीय महत्व नहीं है। तीसरा, इनका उपयोग पारद के संस्कार एवं रसौषध के निर्माण में किया जाता है। चौथा, ये केवल धातुएं हैं। पांचवा, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, चूँकि हमने आप लोगों को क्या बताया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महारसों के बारे में सही है, तो आप लोग इसको पढ़ करके एक बार निशान लगाइए, जरा कमेंट करके बताएं क्या हो सकता है इसका। हाँ, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महारसों के बारे में सही है? तो पहला जो है, ये केवल सजावट के लिए प्रयुक्त होते हैं, एकदम 100% गलत है। दूसरा, इनका कोई औषधीय महत्व नहीं। अरे औषधीय महत्व ना होता तो हम इनके बारे में चर्चा क्यों करते? यही तो लगातार हम पढ़ रहे हैं कई दिनों से। इनका उपयोग पारद के संस्कार एवं रसौषध के निर्माण में किया जाता है। ये आपका सही है ऑप्शन सी को लॉक करिएगा, ये आपका सही ऑप्शन है। उसके बाद ऑप्शन डी पर जाइए, केवल धातुएं हैं, ये तो गलत है। अगला, इनमें से कोई नहीं, इन सबको छोड़ देते हैं हम। तो अब यहाँ पर चूंकि हम आप लोगों से बात क्या करते हैं कि महारस का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग किसमें होता है? पारद। महारस का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग जो है वो पारद के शोधन में, पारद के शोधन, मारण, जारण, बंधन, ठीक ना, मारण, जारण, बंधन में इनका प्रयोग होता है। और जब इनका प्रयोग यहाँ पर हो जाता है तब उसके बाद इनसे औषधियाँ बनाना संभव होता है। तो जो हम लोगों को इसका आंसर दिखाई पड़ेगा जब हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे, जब हम इसको खोजना शुरू करेंगे, तो हमें जो यहाँ पर दिखाई पड़ता है वो ये दिखाई पड़ता है कि ये जो दिखाई पड़ता हम लोगों को कि ये केवल सजावट के लिए प्रयुक्त होते हैं, गलत है। इनका कोई औषधीय उपयोग नहीं। औषधीय उपयोग भयंकर तरीके से है इनका उपयोग पारद के संस्कार एवं रसौषध निर्माण में किया जाता है। ये आपका महत्वपूर्ण, ये आपका क्या कहते हैं, ये आपका ऑप्शन सही है। केवल धातुओं में, ये भी गलत, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। अब अगला नंबर पर आते हैं। शयस्क का आधुनिक रासायनिक परिचय क्या है?
सस्यक का आधुनिक रासायनिक परिचय क्या है? तो हमने आप लोगों को बताया था कि जो सस्यक, ये आप पहला दिया हुआ कॉपर सल्फेट, दूसरा दिया सोडियम क्लोराइड, तीसरा दिया हुआ आयरन ऑक्साइड, चौथा दिया हुआ कैल्शियम कार्बोनेट और पांचवा दिया है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, ये 4-5 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। तो जब हम इसका अध्ययन करना शुरू करेंगे तो हम पिछली कक्षाओं में जिन बातों को बताए थे उनको अगर हमें याद है, अगर हम उनको ढंग से पढ़े हैं और हमारे दिमाग में वो बातें हैं, तो हमको पता है कि ये जो होता है सस्यक जो होता है ये कॉपर सल्फेट होता है। ये क्या होता है? ये कॉपर सल्फेट होता है। और कॉपर सल्फेट जो है आधुनिक विज्ञान में कॉपर सल्फेट का जो सूत्र है CuSO4 इंटू 5H2O, ये इसका जो है ये इसका रासायनिक सूत्र है। ये क्या है? ये रासायनिक सूत्र है इसका, ठीक ना, कॉपर सल्फेट, इसलिए इसको कॉपर सल्फेट के नाम से प्रयोग किया जाता है। इसका नाम है। आयुर्वेद में इसका प्रयोग शोधन के बाद किया जाता है, क्योंकि अशोधित अवस्था में यह हानिकारक हो सकता है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो अब चूंकि परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो कॉपर सल्फेट है ये इसका जो रासायनिक सूत्र है CuSO4, मतलब इसमें कॉपर और सल्फर दोनों की मात्रा है इसमें। तो इसका रासायनिक सूत्र जो है CuSO4 इंटू 5H2O। तो सस्यक का आधुनिक रासायनिक परिचय क्या है? ये कॉपर सल्फेट। इस पर निशान लगाइएगा ऑप्शन ए पर। ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन डी गलत है, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है आप लोगों का। तो इसका नाम क्या है? सस्यक का कॉपर सल्फेट, और इसका रासायनिक सूत्र CuSO4 इंटू 5H2O। अगला जो है, महारसों का उपयोग करने से पहले क्या करना आवश्यक होता है? तो देखिए, महारस पर मत जाइए, आप ये समझ लीजिए कि महारसों का उपयोग से मतलब क्या है कि कोई भी जिनका औषधि बनाना है, तो जिनकी भी औषधि बनाना है, महारसों का उपयोग करने से पहले क्या करना चाहिए? तो आप लोग एकदम हाँ, तो जैसे महारसों का उपयोग करने से पहले क्या करना आवश्यक माना गया है, इस बात को आप लोग एकदम, मतलब हमने आप लोगों को बताया कि चाहे जो भी औषधि बनाई जाएगी, चाहे वो कोई क्या कहते हैं खोद करके कोई चीज़ निकाली गई है, कोई खरपतवार है, जो भी, सबसे पहला काम क्या होता है उसमें, ये ध्यान रखिएगा। आप लोग क्या बताए थे आप लोगों को? क्या बताए थे आप लोगों को? सबसे पहला काम शोधन होता है। तो एकदम आंख बंद करके, ये एकदम बिल्कुल समझ लीजिए मुंहजबानी का प्रश्न है। अगर ऐसे प्रश्न पर आपका टाइम लगेगा तो गड़बड़ा जाएगा। तो इसमें निशान लगाइए शोधन पर। मरण नहीं है, धुलाई नहीं है, धुलाई भी हो सकता है, सुखाना भी है, इनमें से कोई नहीं, तो ठीक ना, धुलाई पर भी हम जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या होता है? उनका शोधन करना। सबसे पहले क्या होता है? शोधन करना। क्योंकि जितने भी प्रकार के महारस हैं ये प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होते हैं। जो महारस हैं वो प्राकृतिक रूप से हमें प्रकृति हमें देती है। तो उसमें तमाम प्रकार की शुद्धियाँ हो सकती हैं। तमाम चीज़ों को तो हम डिगिंग करके निकालते हैं, मतलब खोद करके निकालते हैं, ज़मीन से प्राप्त करते हैं। तो उसमें धूल, क्या कहते हैं, धूल, गर्दा, कंकर, पत्थर या इस तरीके के शुद्धियाँ या कुछ हानिकारक अशुद्धियाँ भी होती हैं। तो इसलिए सबसे पहले क्या किया जाता है? उसकी औषध बनाने से पहले उसका क्या किया जाता है? उसका शोधन किया जाता है। जब शोधन कर लिया जाएगा तब उसके बाद जो है उसके अन्य चीज़ों में प्रयोग किए जाएंगे। अगला है, शिलाजीत का प्रमुख गुण कौन सा है? शिला, अभी ऊपर भी हमने आप लोगों को बताया था। शिलाजीत का मुख्य उपयोग, यहाँ शिलाजत लिखा हुआ है, चूँकि पहाड़ से प्राप्त होता है इसलिए शिलाजत लिखा रहता, लेकिन इसको आप लोग शिलाजीत ही मानिएगा। क्या मानिएगा? शिलाजीत। ये आपको आपके आयुर्वेद में शिलाजत लिखा रहता, लेकिन इसको शिलाजीत मानिएगा। अब इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ रसायन एवं बल्य, दूसरा दिया हुआ केवल रेचक, तीसरा लिखा हुआ केवल विरेचक, चौथा लिखा हुआ वमन कारक और पांचवा लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को यहाँ पर हम ज्ञान के लिए बता दें कि शिलाजीत एक ऐसा आयुर्वेद का अनुपम उपहार है जो आयुर्वेद में लोगों को दीर्घायु प्रदान करता है, शरीर की शक्ति को बढ़ाता है, शरीर की शक्ति को बढ़ाने वाला रसायन माना जाता है। यह धातुओं का पोषण करता है, कमजोरी दूर करता है, मधुमेह एवं मूत्र विकारों में भी उपयोगी माना जाता है। इसलिए यहाँ पर हमको जो निशान लगाना है वो ऑप्शन ए पर निशान आंख बंद करके लगाइए। यह रसायन एवं बल्य है, ये रेचक का काम नहीं करता, विरेचक का काम भी नहीं करता, वमन कारक भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं पर भी नहीं जाइएगा। इसलिए ऑप्शन ए पर निशान लगाइएगा, यह रसायन एवं बल्य
बल्य कारक है, बल्य वृद्धि करता है आपके शरीर में। अगला जो प्रश्न है आप लोगों के स्क्रीन पर, वो निम्नलिखित में से कौन सा महारस अभ्रक भस्म के निर्माण में प्रयुक्त होता है? निम्नलिखित में से कौन सा महारस अभ्रक भस्म के निर्माण में प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर आप लोग निशान लगाइएगा, निशान नहीं, पहले आप इसके ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए आपका अभ्रक लिखा हुआ है, ऑप्शन बी रसक लिखा हुआ है, ऑप्शन सी चपल लिखा हुआ, ऑप्शन डी सस्यक लिखा हुआ, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं लिखा हुआ है। चूँकि अभ्रक भस्म का निर्माण अभ्रक के शोधन एवं मारण के बाद किया जाता है, अतः सबसे अत्यंत सूक्ष्म सुपाच्य तथा आयुर्वेद में महत्वपूर्ण भस्म जो मानी जाती है, उसका विशेष रूप से श्वसन एवं दुर्बलता संबंधी रोगों में इसका किया जाता है। तो इसमें जो आप लोगों को निम्नलिखित में कौन सा महारस अभ्रक भस्म के निर्माण में, तो सबसे ज़्यादा जो जरूरी है, चूँकि अभ्रक क्या बनाना है हमको, अभ्रक भस्म बनाना है, इसलिए इसमें से क्या निकालेंगे, अभ्रक निकालेंगे। और क्या लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे यहाँ पर, अभ्रक लिख देंगे। आप ऑप्शन ए पर निशान लगा देंगे, ये हमारा सही आंसर है। न रसक है, चूँकि रसक से रसक भस्म बनेगा, चप्पल बनेगा, सस्यक से अलग बनेगा, क्या कहते हैं, इनमें से कोई नहीं पर जाना ही नहीं है। तो हमें क्या निकालना, क्या बनाना, अभ्रक से क्या बनाना है, अभ्रक से अभ्रक भस्म बनाना है, इसलिए हमें ऑप्शन ए पर सही का टिक लगाना है। अगला जो है, अगला जो हमें क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, महारस वर्ग का मुख्य आधार क्या है? महारस वर्ग का मुख्य आधार क्या है? पहला ऑप्शन ए दिया है पारद के साथ उपयोगिता, ऑप्शन बी दिया हुआ है स्वाद, ऑप्शन सी दिया हुआ रंग, ऑप्शन डी दिया हुआ है गंध, और ऑप्शन ई दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हम किस पर निशान लगाएंगे? तो महारस वर्ग का जो मुख्य आधार है, आप जितना भी पढ़ेंगे, चाहे जिस ग्रंथ में आप लोग पढ़ेंगे, वहाँ पर जो आप लोगों को दिखाई पड़ेगा वो ऑप्शन ए, इस पर आंख बंद करके निशान लगाइएगा कि पारद के साथ इसकी उपयोगिता, पारद के साथ इसकी उपयोगिता जो है वो इसका मुख्य आधार है। इसलिए आप लोग ऑप्शन ए पर लगाइएगा। स्वाद, रंग, गंध इनमें से कोई नहीं, इन सभी पर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि महारस वर्ग का वर्गीकरण जो है वो मुख्यतः पारद के साथ उनके संबंध और उपयोगिता के आधार पर ही किया जाता है। इसलिए पारद के संस्कार तथा रसौषधियों के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है। इसी कारण इसे श्रेष्ठ खनिज द्रव्य माना गया है। अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं, जो आप लोगों के स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, इनमें से कौन सा महारस नहीं है? इसमें से कौन सा महारस नहीं है? पहला विमल है, दूसरा चपल है, तीसरा गैरिक है, चौथा वैक्रांत है, और पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग, हमने आप लोगों को जो सूत्र बताया था, अगर वो सूत्र आप लोगों को याद हो तो आप लोग उस पर निशान लगा सकते हैं। तो अभी जैसे हमने महारस बताया, आप लोगों को क्या बताया, महारस बताया, और फिर उसके बाद उपरस बताया। क्या बताया? उपरस। महारस भी 8 हैं, उपरस भी 8 है। तो इसमें से अगर आप लोगों को इनके नाम याद हैं तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपका विमल, चपल, वैक्रांत, ये 3 जो हैं ये आपके महारस वर्ग के हैं, और गैरिक जो है आपका ये किस वर्ग का है? ये उपवर्ग का है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा महारस नहीं है? तो गैरिक महारस नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी पर हम निशान लगाएंगे सही का। बाकी और सभी को हम छोड़ देंगे, मतलब वो सही नहीं है, वो महारस वर्ग के हैं। ये क्या है? ये उपरस वर्ग का है, इसलिए ये सही है आपका ऑप्शन सी। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले, वैक्रांत का प्रमुख उपयोग किस उद्देश्य से माना जाता है? वैक्रांत का प्रमुख उद्देश्य उपयोग किस उद्देश्य से माना जाता है? वैक्रांत का प्रमुख उपयोग किस उद्देश्य से माना गया है? तो ये पारद के संस्कार में, केवल भोजन बनाने में, रंगाई करने में, ईंधन के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो अब आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि चूँकि वैक्रांत जो महारस हैं इनको एकदम गांठ बांध लीजिए, एकदम ध्यान से अपने जेहन में बैठा लीजिए कि जितने भी क्या कहते हैं महारस हैं, इनका जो मुख्य कार्य है वो पारद के संस्कार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसमें? पारद के संस्कारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए ऑप्शन भी सही है। केवल भोजन बनाने में गलत, रंगाई में गलत, ईंधन के रूप में गलत, इनमें से कोई नहीं गलत। तो क्योंकि जो महारस हैं वो पारद के संस्कारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक बार पुनः
जो है ये हम UPSSC फार्मासिस्ट का जो आप लोगों का बैच चल रहा है, इसमें हम आपको वीडियो क्लासेस, 10,000 MCQs, क्लास PDF, डेली क्विज, इन सभी चीज़ों को उपलब्ध कराएंगे। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, क्या कहते हैं, हमारे फ़ोन नंबर 90 26 92 73 15 पर भी कॉल करके जुड़ सकते हैं। और एक बार पुनः आप लोगों को अगले प्रश्न से जोड़ते हैं। इसमें आप लोगों महारसों का अध्ययन किस आयुर्वेदिक विषय में किया जाता है? महारसों का अध्ययन किस आयुर्वेदिक विषय में किया जाता है? अब ये क्या है, पहला प्रश्न ऑप्शन दिया हुआ द्रव्य गुण, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ रस शास्त्र एवं भैषज कल्पना, ऑप्शन सी दिया हुआ शरीर रचना, ऑप्शन डी दिया हुआ चरक चिकित्सा और ऑप्शन ई दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो जैसे हमने आप लोगों को जब पढ़ाना शुरू किया था इस चैप्टर को, तो वहीं पर ऊपर ही हमने आप लोगों को बताया कि ये किसका पार्ट है, ये रस शास्त्र एवं भैषज कल्पना का। तो द्रव्य गुण इसको छोड़ दीजिएगा, शरीर रचना ये भी, चरक चिकित्सा ये भी, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका जो ऑप्शन बी दिख रहा है ये आपका सही आंसर है। रस शास्त्र एवं भैषज कला के अंतर्गत महारसों का अध्ययन आयुर्वेद में किया जाता है। तो हमेशा आप आंख मूंद करके, चूंकि ये चैप्टर का आपके क्या कहते हैं जो मुख्य चैप्टर है वो यही है, रस शास्त्र एवं भैषज कल्पना, जिसके अंतर्गत हम रस, उपरस, महारस इन सब चीज़ों का चर्चा कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो इस पर लगाइएगा, रस शास्त्र एवं भैषज कल्पना पर आप सही का निशान लगा लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं रसशास्त्र में। ये आप लोगों के सामने जो प्रश्न दिखाई पड़ रहा है आपकी स्क्रीन पर, रसशास्त्र में महारसों का प्रमुख स्वरूप क्या है? रसशास्त्र में महारसों का प्रमुख स्वरूप क्या है? खनिज द्रव्य हैं, ऑप्शन ए खनिज द्रव्य, ऑप्शन बी वनस्पत द्रव्य, ऑप्शन सी पशुजन्य द्रव्य, ऑप्शन डी कृत्रिम द्रव्य, इनमें से कोई नहीं। एकदम आंख मूंद करके लगाने वाला प्रश्न है, बिल्कुल आंख बंद करके इसमें आप निशान लगाइए, क्योंकि क्या है कि ये हमेशा खनिज द्रव्य बताते हैं ना, खोद करके प्राकृतिक रूप से मिलता, खोद करके निकालते हैं, ऐसे प्राप्त होता, वैसे प्राप्त होता, खानों से मिलता, फलाना जगह से मिलता है। तो ये निश्चित है कि क्या है, खनिज द्रव्य है। तो आप इस पर निशान लगाइए, आप ऑप्शन ए पर, ये खनिज द्रव्य आपका सही है, ठीक ना। खनिज द्रव्य पर आप निशान लगाइए, ये सही है, क्योंकि ये कहाँ से निकलते हैं, ये पृथ्वी से प्राप्त किया जाता है और इनके शोधन के बाद ही इनकी औषधियाँ बनाई जाती हैं। तो ये वनस्पत द्रव्य है नहीं, पशु द्रव्य है नहीं, कृत्रिम द्रव्य है नहीं, इनमें से कोई है नहीं। तो आपका ये जो है ऑप्शन आप लोगों का सही है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर, जो है अच्छा, क्वेश्चन नंबर अगले पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस महारस का उपयोग धातु प्राप्ति में भी माना जाता है? निम्नलिखित में से किस महारस का उपयोग धातु प्राप्ति में माना जाता है? पहला नंबर है रसक, दूसरा नंबर है अभ्रक, तीसरा नंबर शिलाजत, चौथा है चपल और पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें निम्नलिखित में से किस रस का उपयोग धातु प्राप्ति में भी माना जाता है? आप सीधे चले आइए कहाँ, ऑप्शन ए पर, रसक पर। ये आपका सही ऑप्शन जाएगा, क्योंकि रसक जो है जिंक का प्रमुख, ये रसक जो है ये जिंक का प्रमुख अयस्क माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रमुख अयस्क माना जाता है। प्राचीन भारतीय धातु विज्ञान में इसमें यसद प्राप्त किया जाता था। यही कारण है रसशास्त्र और धातु विज्ञान दोनों में इसका विशेष महत्व देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही।